आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज बेसिक्स पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिगो। देखो इसमें सबसे पहले हमें जानना होता है एंगल। क्या जानेंगे? एंगल को जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एंगल। देखो इस चीज को अगर समझ लोगे ना तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। अभी तक जैसे हम जो पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं अभी तक? अभी तक यही पढ़ते आए हैं एंगल के लिए कि दो लाइन के बीच के इंक्लाइनेशन को ही एंगल कहते हैं, यानी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यही पढ़ते आए हैं, है ना। खैर ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन देखिए इस चीज को बेहतर तरीके से समझिए। आप ऐसे, आप इसी को एंगल कहते हैं, ठीक। लेकिन देखो इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन होना चाहिए वो ये है कि आपको अमाउंट ऑफ रोटेशन टू प्लेस a line from one place to another place। किसी भी लाइन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए उस लाइन को हम जितना रोटेट करवा देंगे उसी को क्या बोलते हैं? आपको एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी देखो सोचो कि ये वाला जो लाइन था वो शुरू में यहीं पर था और इसको हमने यहां पर किया कैसे? ऐसे रोटेट करके कर दिया, ठीक है। कैसे कर दिया? रोटेट करके कर दिया, ठीक है ना। तो जितना रोटेशन हुआ, जितना ये घूम गया, उस घुमाव को ही क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। उस घुमाव को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो तुम बोलोगे तो फिर ये लाइन बना हुआ है ऑलरेडी ऐसे ही। देखो हम आपको इस लाइन के शुरुआती पोजीशन को दिखाने के लिए तो शुरू में यहीं पर था, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए और फिर इसको हम ऐसे घुमा दिए, फिर इसके फाइनल पोजीशन को ड्रॉ कर दिए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, तो अभी समझाते हैं। मान लो कि यही वो लाइन है, ठीक है। अभी यहां पर था, ठीक है ना। अभी ये यहां पर था, हम इसके शुरुआती पोजीशन को अभी ड्रॉ करते हैं, ठीक। अभी यहां पर था ये, हमने क्या किया कि इस लाइन को ऐसे यहां पर जो ये था हमने इसको ऐसे घुमा दिया। अब यहां पहुंच गया ना यहां। अब जब ये यहां पहुंच गया तो अब हम इसके फाइनल पोजीशन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये इसके फाइनल पोजीशन को ड्रॉ कर दिया हमने। तो देखो तो जितना ये घूम गया, जितना ये घूम गया वही क्या है? एंगल है। वही क्या है? एंगल है। यानी कोई भी लाइन जितना घूम जाएगा वही क्या है? एंगल है, ठीक। वही क्या है? एंगल है। बस यही याद रखना है कि आपको कोई एक लाइन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हम उसको जितना घुमा देते हैं उस घुमाव को ही क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, यानी उस घुमाव को ही एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक बात, अब इसमें भी होता है क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या है। तो ये समझ में आना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। क्या नाम है इसका? काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो ये क्या है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? आपको घड़ी के दिशा में ही, अगर घड़ी के दिशा में ही अगर ऐसे कोई लाइन घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। और घड़ी के अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसे घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि मानो
कोई एंगल ऐसे दिया गया है, यानी इस लाइन को घुमा के इधर लाया जा रहा है, यानी ऐसे लाया जा रहा है, दिखाया गया है कि इसको ऐसे घुमाकर, इसको ऐसे घुमाकर ऐसे इधर लाया जा रहा है, ऐसे दिखाया हुआ रहता है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना ये, ठीक है। अगर यही कहने वाला किसी लाइन को, इस लाइन को घुमाकर यहाँ ले जाया गया होता, ऐसे किया होता, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस अगर ना समझ में आए तो बस एक घड़ी बना लेना, उसी के हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगर कोई लाइन इधर से ऐसे घूम के ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम के ऊपर जा रहा है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, और कोई लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक। कोई बात नहीं। एक और सवाल, ये क्या है? देखो ये जो ऐसे निशान दिया हुआ रहता है ना, इसी में सब कुछ है। ये ऐसे बता रहा है कि ये ऐसे घूम के जा रहा है, तो तुम ही सोचो, यहाँ पर घड़ी का सुई अगर होता तो ये ऐसे नहीं घूमता, ये ऐसे घूमता है। ये क्या है? ऐसे घूमना पूरी तरीके से, यहाँ से फिर यहाँ ऐसे घूमना, ये ऐसे घूमना, ये ऐसे घूमना, ये क्या है आपको? सॉरी, क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला बना देंगे, है ना। अगर यहाँ से ऐसे घूमना, फिर ऐसे घूमना, फिर ऐसे घूमना और फिर ऐसे घूमना, ये क्लॉकवाइज था। लेकिन अगर यही ऐसे घूमना, फिर ऐसे घूमना, फिर ऐसे घूम जाए, फिर ऐसे घूम जाए, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए तो ये वाला जो है ये क्या है? यही वाला रोटेशन है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमता है ना। घड़ी का सुई को यहाँ से घूमना हो तो इधर जाएगा, यहाँ से इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपको? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल सटीक घूम रहा है, घड़ी का सुई ऐसे ही घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कहने का मतलब कि ये है आपको क्या है? ये क्लॉकवाइज, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो एंगल समझ में आया पूरा अच्छे से कि एंगल किसको कहते हैं? वो जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि दो लाइन के बीच के झुकाव को ही एंगल कहते हैं, सही बात है, वही होता है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों आता है? आपको किसी लाइन के द्वारा रोटेशनल मोशन जो है, यानी कोई भी लाइन एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जितना घूम जाता है, उस घुमाव को ही कोण कहते हैं। उस घुमाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी ये यहाँ से ऐसे यहाँ आया तो जितना घूमा वही क्या है? एंगल है। आई बात समझ में? अच्छे से लिखो। ठीक, अब देखो ध्यान दो, अब बताना बस। तो ये एंगल ऐसे दिया गया है, ये ऐसे है रोटेशन इसका, इधर से ऐसे। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक, अब बताओ कोई ऐसे है एंगल इस तरीके से, ये क्या है? क्लॉकवाइज। यानी अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। एंगल में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या एंगल का सटीक डेफिनेशन क्या है? और देखो लाइंस को हम देखते हैं, देखो अगर इस तरीके से लाइंस है तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है।
इनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो तुम बोलो कैसे? अरे देखो ना भाई, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए तो थोड़ा सा भी घुमाना पड़ेगा क्या? नहीं घुमाना पड़ेगा ना। तो नो रोटेशन इसका मतलब नो एंगल। अगर रोटेशन नहीं है तो एंगल नहीं है ना। आपको इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए क्या सिर्फ उठा के ऐसे रख दीजिए, कहाँ घुमाना पड़ रहा है? नहीं घुमाना पड़ रहा है ना। ऐसे किए क्या तो ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये सीधा स्लाइड हुआ है, घुमा नहीं है। तो अगर घुमाव नहीं है तो एंगल है ही नहीं, 0 रोटेशन है। 0 रोटेशन इसका मतलब 0 डिग्री एंगल है ना। अगर यही लाइन ऐसे रहता, एक ऐसे और एक ऐसे, बताओ ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? है पैरेलल, लेकिन इसको पैरेलल नहीं कहते हैं, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल बोलते हैं। एक बात बताओ, इस लाइन को ऐसा बनाने के लिए आप स्लाइड तो इसको ऐसे कर देंगे, लेकिन क्या ये ऐसा बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसका हेड इधर है, इसका पूंछ इधर है, तो इसको आप यहाँ पे ले जाके अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसके एक हिप को फिक्स करके ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो कितना घूम जाएगा? 180 घूम जाएगा ना। जैसे आप इसको देखो ऐसा ही है ना, इसको बनाना है, ऐसा बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तो ले गए, लेकिन अभी भी हेड इधर ही है, हेड को उधर करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे घुमा, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, तो कितना घूम गया? 180 डिग्री घूम जाएगा। घूम गया कि नहीं घूम गया? तो आपको इस तरीके के लाइंस को बोलते हैं, याद रखिए। आपको मैथ फिजिक्स में आगे हमेशा ये काम देगा। एंटी पैरेलल लाइंस और एंगल जो होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। एंगल कितना? 180 डिग्री होता है। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन को तुम लोग सब जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इस तरीके का जो लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं? इस तरह की लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। देखो ना, इसको ऐसा बनाने के लिए क्या आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिकली ये 3 लाइंस जो है ये आपको याद रखना पड़ता है कि आपको पैरेलल लाइंस, एंटी पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो, अब एंगल में थोड़ा बहुत आपको एक और भी बात याद रखना है। हमने कहा कि कोई भी पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि अगर ऐसे एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, बड़ा इसका लफड़ा है। कोई लाइन था ऐसे, अगर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था और कोई लाइन हमने ठीक इसके पैरेलल एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसी के पैरेलल और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो इतना तो तय है ना कि इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 0 डिग्री है ना। तो एक बात बताओ, अगर इसी को उठाकर ऐसे स्लाइड करा देंगे तो ये यहाँ पे आके ऐसा ही हो जाएगा ना। तो भाई अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा ही ना होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला लाइन इस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है तो इसका पैरेलल कोई भी लाइन इसके साथ थीटा ही बनाएगा ना, क्योंकि रोटेशन है, डिस्टेंस रोटेशन तो है नहीं, है ना। जैसे तो आपको यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। अब y का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं पहले देखो। ठीक, अब देखो इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई लाइन तुमने ऐसे ड्रॉ किया तो भाई अगर यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री था तो यहाँ पे भी एंगल थीटा डिग्री ही होगा ना, समझ रहे बात। इसलिए क्योंकि आपको ये वाला लाइन इसके साथ जितना एंगल बना रहा है इसके
इसके पैरेलल जितने लाइंस होंगे सबके साथ वही एंगल बनाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो आपको इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ स्लाइड करा दिए। तो ये वाला लाइन जितना इस पे झुका था, इस लाइन पे भी उतना ही झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन भी यही लाइन है ना, सिर्फ इसका जगह बदल गया, घुमा नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी इसका पैरेलल लाइन यहाँ पर भी इसके साथ थीटा ही बनाएगा, यहाँ पर भी क्या बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई लाइन और इसी के पैरेलल कोई एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए थे तो कोई बात नहीं, ये भी यहाँ पे थीटा बनाएगा, यहाँ पे थीटा बनाएगा, यहाँ पे थीटा बनाएगा और यहाँ पर थीटा बनाएगा। आ रही बात समझ में? यानी पैरेलल लाइंस के बीच एंगल कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन के साथ थीटा बना रहा था तो उसी लाइन का पैरेलल कितना भी लाइंस ड्रॉ हम कर देंगे तो वो दूसरे लाइन के साथ उसका एंगल थीटा ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर अभी एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया था, चलो ये वाला बड़ा ट्रेंड में आ रहा है, मानो अभी कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया था, अगर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था यहाँ पे, ठीक, अगर हम ऐसे कोई लाइन यहाँ पे एक और ऐसे ड्रॉ कर देते इसी के पैरेलल, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस इसी के तो पैरेलल हैं, है या नहीं है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंगल पूछ दें तो कि ये वाला एंगल कितना होगा, कौन कौन बताएगा? हाँ बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो बस। 180 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा सा भी घबराने वाली बात नहीं है। तुम लोग कितना बड़ा बात है कि 180 डिग्री माइनस थीटा कर दिए। अरे भाई साधारण सा ही तो बात है। एक कंप्लीट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है ना। एक कंप्लीट लाइन का टोटल एंगल 180। तो भाई ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो गया तो कितना बच गया? 180 माइनस थीटा ही बचेगा ना। 180 डिग्री माइनस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? कौन सी बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, और अभी अगर कोई लाइन ऐसे था और इसके साथ एक लाइन ऐसे जो कि थीटा बना रहा, अब इसी के पैरेलल ढेर सारा लाइंस ड्रॉ कर दिए जो इसी के पैरेलल था। अगर अब मैं पूछूं आपसे ये वाला एंगल अगर x है और ये वाला एंगल अगर y है, कौन कौन बताएगा? हाँ बताओ, आराम से बताना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम से बताओ कि अगर ये वाला एंगल x और ये y है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का x का थीटा और y का 180 डिग्री माइनस थीटा। भाई अगर ये थीटा है तो इसको तो थीटा होना है, लेकिन इधर वाला थीटा होगा, इसका होगा कि नहीं होगा? तो ये जो बच जाएगा, तो अगर ये थीटा का टोटल 180 होता है, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? चलो देखो, ध्यान से देखोगे, समझोगे, दिमाग लगाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पहले में अगर सोच लिया कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं समझ पाएंगे, क्या हो गया? बैटरी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कहने का तो अगर पहले ही सोच लोगे कि हमसे ना हो पाएगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए रिलैक्स होके दिमाग को शांत रख के आराम से देखो और देखकर समझने की कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक बात बताओ, ये हो गया ऐसे। अभी में अगर कोई एक लाइन ऐसे यहां पे एंगल बना रहा था थीटा, ठीक है,
तो एक बात बताओ, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ठीक। अब अगर यहां पर ये एंगल था x और यहां पे एंगल था y, हम आपसे x और y दोनों का वैल्यू पूछें तो आप बता पाएंगे? जरा आराम से सोच के बताओ। x का वैल्यू कितना होगा? 90 y का 90 माइनस थीटा। ये तो कैसे ही पता चलेगा कि भाई x है और टोटल 90 डिग्री है, यहां से यहां तक टोटल 90 है और ये हो गया थीटा, तो ये जो x है 90 माइनस थीटा ही होना। अब यहाँ पे आओ, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे थीटा था तो इसी के पैरेलल एक और लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे भी थीटा ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो ये जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। एंगल में किसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। अच्छा देखो एक बात बताओ, अभी ऐसे लिए, ठीक, अगर और उतना ही नहीं हम ऐसे भी लिए, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, अगर यहां पर एंगल जो था थीटा था, ठीक, तो हम आपसे एंगल पूछ रहे हैं कि यहां पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? कितना होगा ये? 180 डिग्री माइनस थीटा। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके का? अब एंगल कैलकुलेट कर लोगे, एंगल कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत होगा? नहीं। बल्कि हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो कि आपको अगर किसी भी लाइन के पैरेलल कितना भी लाइन ड्रॉ करें तब भी एंगल किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, है ना। है ना। अब देखो एक बात बताओ, एंगल तो हम समझ गए, हमें ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली ट्रायंगल ही पढ़ना है, ट्रायंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रायंगल का बात होगा इसमें, है ना। तो आपको ट्रायंगल की ज्योमेट्री को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल जो है बहुत तरीके का है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत तरीके का है, स्केलर है। लेकिन हमें इसमें भी सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। एक बात बताओ, ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। अब देखो और भी कोई पॉलीगॉन में हम आपसे पूछें, रेक्टेंगल में, है ना, पेंटागोन में, हेक्सागोन में, तो उसके लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। क्या रहेगा फॉर्मूला? वो कि आपको सम ऑफ एंगल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। जहां n क्या है? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। देखो इसको अच्छे समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल
है ना। हम ऐसा ही एक और ट्रायंगल बना देते हैं नीचे से। बताओ तो दो ट्रायंगल को मिलाने के बाद क्या हो गया है? ये कहने का मतलब कि अब इसको रोम्बस कहिए। अब तो साइड पे डिपेंड करेगा, साइड हम किस तरीके से ड्रॉ किए, लेकिन है तो एक रेक्टेंगल ही है ना। अब रेक्टेंगल में स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है वो तो अलग सी बात है, लेकिन है तो एक रेक्टेंगल। तो दो ट्रायंगल को मिलाने के बाद क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें टोटल एंगल 180 डिग्री था तो इसमें एंगल ऑलरेडी कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। देख लो इसमें भी फिट करके देख लो, 4 - 2 करोगे तो, है ना। अब एक बात बताओ, अब तीन ट्रायंगल को अरेंज करते हैं। इस तरीके से, ठीक, हमने अरेंज किया। तो ऐसे जब आप अरेंज करते हो तो आपको पता है कि हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है, तो ऑलरेडी हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं। और रेक्टेंगल में ऑलरेडी मेरा दो ट्रायंगल है, देख लो, है ना। रेक्टेंगल में मेरा जो है वो दो ट्रायंगल है ऑलरेडी, और हम एक ट्रायंगल इसमें और डाल दें। ये देखो पेंटागन बन गया कि नहीं बन गया? तीन ट्रायंगल को मिलाकर बना है। तो एंगल, टोटल सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए इसमें? बोलो 540 डिग्री, है ना। अरे वो सच में उसी तरह से हेक्सागोन जो बनेगा वो कहने का मतलब कितना ट्रायंगल को मिलाकर बनेगा? 4 ट्रायंगल को मिलाकर बनेगा। कितना ट्रायंगल को? 4 ट्रायंगल को मिलाकर बनेगा। तो टोटल जो एंगल, सम ऑफ एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। देख लो, वो भी देख लो, है ना। इसमें क्या है? यार रवि जी, बेंजीन वेंजीन पढ़े हैं कि नहीं? पता है हेक्सागोन बेंजीन होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है कुछ। इसको जरा सा और अरेंज करेंगे तो इसी को तुम अरेंज करके ऐसे लिख दोगे, तुम बोलोगे आई तो गड़बड़ कर दिए। अरे हम भी वही फिल्म बना रहे हैं जो तुम लोग देखना चाह रहे हो। यही फिल्म है ये, है कि नहीं? तो ये जो फिल्म बना वो कितना ट्रायंगल को मिलाकर बना है? 4 ट्रायंगल को। कितना? 4 ट्रायंगल को मिलाकर बना। तो टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल्स में कितना होना चाहिए? 720 डिग्री होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब आगे कितना भी कहेगा तो समझ लेंगे। हेप्टागोन कहेगा तो 5 ट्रायंगल मिलाकर बनेगा, है कि नहीं? अब तुम लोग चलते जाओ। तो बताओ कितना आसान चीज है ये सब, बस समझने की आवश्यकता है। और ऐसे तुम सर बताओ हेक्सागोन कितना एंगल होता है, मुझे तो याद ही नहीं है। लो चला गया मेरा रास्ता। अब तुमको समझ लेना है कि 4 ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो हेक्सागोन बन जाएगा, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? और देखिए ये भी बहुत कॉमन चीज है, समझने वाली बात है। 2 ट्रायंगल को मिलाने के बाद एक रेक्टेंगल क्यों बना? ट्रायंगल में 3 साइड, रेक्टेंगल के लिए 4 साइड चाहिए था। तो तुम बोलोगे सर 3 साइड और 3 साइड मिलाएंगे तो 6 साइड हो जाएगा। अरे भाई एक साइड कॉमन रखना है। ये क्या है? कॉमन है। ये कॉमन है। ये वाला साइड जो है वो इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। आ रही बात समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से आपको इसमें 2 साइड कॉमन है ना, एक यहाँ होगा और एक यहाँ, है ना। और इसमें कितना साइड कॉमन हो जाएगा? 3 ट्रायंगल का, है ना। वो इसमें जो हो जाएगा 3 ट्रायंगल का होगा जी। अरे देखो ये हो गया कॉमन साइड, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और एक ये हो गया कॉमन साइड और एक ये हो गया कॉमन साइड, है ना। आएगा समझ में? तो बस ये समझ लेना है और इसी तरीके से कर देना है। ठीक। तो देखो
तो कहने का मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो 180 डिग्री को 3 भाग में बांट दीजिए, ठीक है ना। और अगर ये रेक्टेंगल इक्विलेटरल हो जाता तो उसको स्क्वायर कहते हैं, तो 360 डिग्री को 4 भाग में बांट दीजिए तो 90-90 हो जाएगा। अगर पेंटागोन इक्विवेलेंट हो गया तो 540 को 5 भाग में बांट दीजिए, है ना। और अगर हेक्सागोन इक्विवेलेंट हो गया तो 720 को 6 भाग में बांट दीजिए, तब तो 120 डिग्री होता है बेंजीन वगैरह में एंगल इक्विवेलेंट। जो हेक्सागोन बनाओगे तो ये वाला एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, सब 120 डिग्री होगा, है कि नहीं। आ रही बात समझ में। इस तरह के सवाल आते हैं तो उसमें सोच में मत पड़ जाना कि हमको तो बताया ही नहीं गया था, ठीक है। इस पे ये सवाल नहीं आएगा कि एंगल निकालिए, ये फिगर दे दिया जाएगा, इसमें कंपोनेंट वगैरह तुमसे पूछा जाएगा और वहां पे एंगल का काम होता है, एंगल से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। कोई दिक्कत है इसमें पूजा कुमारी? नहीं? अच्छा, क्या देख रहा था तुम रवि? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक बात बोला गया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक बात बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एटलीस्ट वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी एक साइड, दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जरूर होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और बाकी ये दोनों एंगल कुछ भी हो जाए, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, हमको उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। यही आपको राइट एंगल, यानी राइट एंगल का कंडीशन यही है कि आपको एक एंगल को 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये अगर 90 डिग्री है और टोटल एंगल 180 डिग्री होता है तो हम नहीं लिख सकते 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री, यानी ये इधर आके घट जाएगा इसमें, तो 90 डिग्री बराबर x डिग्री प्लस y डिग्री कह सकते हैं ना। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो 90 डिग्री होता ही, एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल जो बच जाता है दोनों का जोड़ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो 90 डिग्री है ही, तो एक 90 डिग्री ले लिया, एक x ले लिया, एक y ले लिया, तीनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए था ना भाई। तो ये 90 इधर आके घट जाएगा तो 90 ही बचेगा ना। तो 90 डिग्री और x डिग्री प्लस y डिग्री, यानी एक ट्रायंगल के बचे हुए दो कोण का जो आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दो कोण का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी जाहिर सी बात है अगर ये 30 हो तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 43 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। 37। अरे भाई हम बोलेंगे 43 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 43 बोल रहे हैं 43, ये 57 नहीं होगा। और अगर ये 53 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 37 यही पड़ता है तुम लोग, है ना। और अगर ये हो गया 45 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तुम लोग 100 से जोड़ लेते हो क्या? अरे भाई 90 जोड़ना है ना। हाँ, तो ये चीज तो बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये रूल है कि एक एंगल को हर हाल में 90 डिग्री होना पड़ेगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चा लोग कहे या ना कहे, लेकिन उसका सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने में कि आखिर हम बेस किसको बोले, भागा फिरता है इधर उधर, तो बेचारा एक रट्टा मार लेता है कि नीचे वाला बेस ही होता है। लेकिन जब मेरे जैसा टीचर आता है तो हम बेस किधर ही बना देते हैं, ठीक है। बेचारा रट्टा मार लेता है कि नीचे वाला बेस है, बेसमेंट है, ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले आप हाइपोटेनस याद कीजिएगा, है ना। हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो सबसे लंबा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और बाकी जो हम डिसाइड करते हैं बेस और परपेंडिकुलर जो डिसाइड करते हैं, वो दो एंगल जो बचा हुआ है उसमें से अब किस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको बेस लिखना है इस बात पर डिपेंड करता है।
उस बात पे डिपेंड करेगा, बेस और परपेंडिकुलर जो डिपेंड करेगा वो ये दोनों जो एंगल हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। जो मैं कह रहा हूँ समझ रही हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आपको बेस और परपेंडिकुलर जो डिसाइड होगा वो ये दोनों एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एक्स, एंगल एक्स के लिए हम देखना चाहते हैं, किसके लिए? एक्स के लिए। तो एक्स के लिए देखना चाहते हैं तो एक्स बताओ, एक्स का आने का मतलब एक्स का जो एंगल एक्स है एक तो हाइपोटेनस है ही। अब बताओ अगर ये हाइपोटेनस है और हम इस एंगल एक्स की बात कर रहे हैं तो इस हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस, ये जो एंगल जिसके साथ भी बना रहा है तो ये तो खुद हाइपोटेनस है। किस पर ये लगा हुआ है? किस पर ये टंगा हुआ है? किस पर टंगा हुआ है? तो एंगल एक्स के लिए बेस कौन है? ये वाला साइड है। अगर नाम दे दें ए बी सी तो एंगल एक्स के लिए आपको बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी और इसके लिए परपेंडिकुलर जो हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब सिमिलरली हम आपको एंगल y के लिए मैं बात अगर करूं, फॉर y, अगर मैं y के लिए बात करूं तो एंगल y देखो, एंगल y जो है हाइपोटेनस इसके साथ बना रहा है तो हाइपोटेनस एंगल y के हिसाब से किस पे लगा हुआ है? इस पे लगा हुआ है। तो जिस पे लगा हुआ होता है वही बेस होता है ना? आधार का मतलब क्या? मेरा आधार यानी जिसमें हम खड़े हैं। तो अगर इसको एंगल कंसीडर तुम कर रहे हो तो देखो तो इस एंगल के हिसाब से ये वाला जो लाइन है इस पे खड़ा है, इस पे टिका हुआ है। अगर इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये लाइन इस पे टिका हुआ है ना? आज बात समझ में? तो आपको कहने का मतलब y के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? BC। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB। ठीक, चल कोई बात नहीं, हम एक और नया सवाल लेते हैं। ये एंगल है स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ए बी सी, है ना? अब बताओ इसमें हाइपोटेनस डिसाइड करने में किसी को प्रॉब्लम है? हाइपोटेनस कौन है? AC है, सबसे लंबा साइड यही है AC, है ना? अब एक बात बताओ, एंगल A के लिए, फॉर A, एंगल A के लिए अगर मैं बात करूं तो बेस क्या हो जाएगा? AB। और इसके लिए परपेंडिकुलर BC। एंगल B के लिए अगर मैं बात करूं तो बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या होगा? BC। और परपेंडिकुलर AB। यानी मोटा मोटी समझो, ठीक है ना? वो क्या है कि आपको जिस भी एंगल के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना है वो एंगल जाहिर सी बात है कि उस एंगल को बनाने में एक लाइन तो मेरा हाइपोटेनस ही है और दूसरा लाइन जिस एंगल को हम देख रहे हैं वो एक और लाइन। तो एक तो हाइपोटेनस है और जो दूसरा लाइन बच गया वो उसके लिए क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, वो उसके लिए क्या हो गया? बेस हो गया। तो एंगल बी के लिए एक लाइन तो हाइपोटेनस हो गया और दूसरा लाइन ये जो बच गया ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो फॉर एंगल बी दिस इज बेस। फॉर एंगल ए एक लाइन तो हाइपोटेनस वाला है और जो दूसरा लाइन बच गया ए बी वो इसका क्या हो गया? बेस हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी नहीं है। तो अगर नहीं है दिक्कत तो हम एक और देखते हैं। अभी अगर हम ऐसे लें ए बी सी, इसमें हाइपोटेनस पता है कौन है? BC।
अगर यहाँ पे एक एंगल ले लिए, क्या ले लें बताओ, P, और यहाँ पे एक ले लिए Q। अब बताओ फॉर P, अगर P के लिए मैं बात करूं बेस का तो क्या होगा, P के लिए बेस क्या होगा, AB, और इसके लिए परपेंडिकुलर ओके। और अगर मैं बात करूं Q के लिए तो बेस क्या होगा, AC, और परपेंडिकुलर AB। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। चलो अब देखो, हमने कहा कि एंगल बहुत फास्ट डिसाइड कर लो खुद ही। ये तो तुमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल 37 डिग्री तो ये कितना होना चाहिए, 90 - 37 53 है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है। हमने कहा ना कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री तो ये कितना 60 डिग्री है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल 45 डिग्री तो ये कितना 45 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 15 डिग्री तो ये कितना, अरे ये 15 15 75 है ना। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी एक एंगल मान लो कि x है, ये मोर देन 90 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद ही 90 डिग्री होता है, तो मोर देन 90 डिग्री होने का कोई चांस ही नहीं है। अरे समझ में, या तो इक्वल टू 90 डिग्री होने का कोई चांस नहीं है। एक ही एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल वाला है ना। चलो ये बात देखो, एक और बात जान लो राइट एंगल ट्रायंगल का, तुम लोग जानते भी होंगे कि तीनों साइड का रिलेशन भी बता दिया गया है, उसको पाइथागोरस लॉ कहते हैं, है। वो रिलेशन है कि अगर ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, तो बोला गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस बराबर आप लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब इसी से तुम और भी रिलेशन निकाल सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर परपेंडिकुलर, है ना। आप इससे एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू बेस, है ना। तो देखो एक चीज जो मैं अभी आपको इतना कुछ पढ़ाया वो बस ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ाया, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा जाता है। आपको ट्रिगो कॉन्सेप्ट अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ही सिर्फ अप्लाई होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे हमने लिया, कहीं पे आप थीटा वगैरह कुछ भी ले लो, आप पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़ते हो, बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा वाला पढ़ते हो बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा वाला पढ़ते हो बाय बेस, है ना। चलो फिर आप पढ़ते हो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा का ये साइन फॉर्मूला, कॉसेक थीटा बराबर आप जो पढ़ते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। फिर आप पढ़ते हैं सेक थीटा, ये क्या होता है, और कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आखिर 1 2 3 4 5 6 ही क्यों,
6 से ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, लेकिन 6 ही क्यों? देयर आर ओनली 6, व्हाई? देखो ये जो आप पढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टी रेशियो। ये सब क्या है? ये सब है टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री, आपको एक ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो आ रहा है समझ में? ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, यानी ये जो है एक्चुअली क्या होता है? रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो एक बात बताइए, एक ट्रायंगल में 3 ही साइड है ना, तो रेशियो आप जब निकालिएगा तो एक बार ये वाला इसका और इसका रेशियो 1 रेशियो, एक बार फिर इसका और इसका 2 रेशियो, तो बोलोगे एक ही को 2 बार बोल दिया। अरे भाई एक बार इसका बाय इसका करोगे अलग होगा, इसका बाय इसका करोगे तो अलग होगा ना। तो एक बार इसका रेशियो 1 रेशियो, एक बार इसका 2 रेशियो, फिर इसका 3 रेशियो, इसका 4 रेशियो, फिर क्या इसका 5 रेशियो और इसका 6 रेशियो। तो 3 साइड है तो 6 ही तरीके से रेशियो निकाला जा सकता है ना साइड्स का, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, है ना, इसलिए ये 6 ही होता है। अब देखो समझते हैं इसको बेहतर तरीके से, ये 6 ही होता है तो आखिर है क्या? ठीक है, हमने कहा कि टी रेशियो आखिर है क्या? रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 2 साइड्स का रेशियो, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा ले लोगे, आप एंगल क्या ले लोगे? थीटा ले लोगे, तब आपको कहने का मतलब इसके लिए जो हो जाएगा ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, है ना। तब आप ये वाला साइड का और ये वाला साइड का जो रेशियो निकालिएगा, वो रेशियो क्या होगा? उस रेशियो को वैल्यू को हम क्या कह देंगे? साइन थीटा कह देंगे। क्या कह देंगे? साइन थीटा कह देंगे। आ रही बात समझ में? उसको क्या कह देंगे? साइन थीटा कह देंगे। और यही जो आपको साइड्स के रेशियो का रिलेशन एंगल के साथ है, कोण के साथ है, इसी को हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। इसी को कहाँ पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? है कि नहीं? उसी तरीके से अगर हम रेशियो निकालेंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड का, बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे, तो उसको उस रेशियो को हम क्या बोल देंगे? कॉस थीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कॉस थीटा बोल देंगे। आ रही बात समझ में? और उसी तरीके से अगर हम रेशियो निकालेंगे ये वाले साइड का और ये वाले साइड का निकालेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे? tan थीटा बोल देंगे। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को है क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कितना डिग्री एंगल पे हम रेशियो निकाल कर दिखाएं? बोलो। थोड़ा बहुत तो टी रेशियो का वैल्यू याद होगा ना, साइन 30 का, कॉस 30 का, tan 30 का तो याद ही होगा थोड़ा बहुत, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, उतना तो याद होगा। अच्छा ये सब याद है ना, कि इसको भी याद करने के लिए ट्रिक बता दें? याद है ना कि बता दें पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल? हाँ है ना? चल तो ये चीज आप देखो, ध्यान दो। मान लो कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री ले लिया इसको। अब एक बात बताओ, ये 60 डिग्री मैंने ले रखा है और ये जो हमने साइड्स को ले रखा है, ठीक है, और एक सेकंड साइड करे बाद बैठाना पड़ेगा हमको अच्छा से। ये है इतना इतना, तो 4 + 3 ठीक है।
इसको ले लिए 1, इसको ले लिए 2 और इसको ले लिए √3। अब देखो परपेंडिकुलर ये पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना। देखो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 को अंडर करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। अब देखो ये एंगल लिखा गया था 60 डिग्री, अब इसको तुम ये करके देखो तो लिखो तो इसका sin थीटा या cos थीटा कुछ भी लिखो। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? √3/2 होता है। वैसे sin थीटा और तुम क्या जानते हो? sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है ये? हाइपोटेनस क्या है? 2। cos 60 बराबर क्या जानते हैं सर? cos थीटा और क्या जानते हो आप? b/h। b क्या है? tan थीटा और क्या जानते हो? है वही बात है कि नहीं? तो जितना भी ये सब वैल्यू निकाला गया है आपको 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, वो सब कैलकुलेट करके निकाला गया है, रेशियो चेक करके देखा गया है। पहले क्या किया गया? पहले ऐसा फ्रेम बनाया गया कि पाइथागोरस लॉ को फॉलो करें, पाइथागोरस लॉ को फॉलो करें। तो पाइथागोरस लॉ को फॉलो करने के बाद ट्रायंगल बनाया गया और ट्रायंगल के साइड्स दिया गया, ऐसा ऐसा साइड्स का लेंथ लिया गया जो पाइथागोरस लॉ को फॉलो करे। अब तुम बोलोगे नहीं हम यहाँ पे ले लेंगे 3 4 2, अरे पागल, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसको पाइथागोरस लॉ फॉलो करना चाहिए। तो आप साइड्स का वैल्यू वही लो कि आपको वो पाइथागोरस लॉ को फॉलो करे। तो पाइथागोरस लॉ को फॉलो करे तो आपने उस तरीके से साइड्स लिया जो पाइथागोरस लॉ को फॉलो करेगा, और तब जब आपने एंगल बदल के देखा कि चलो आप देखते हैं 60 डिग्री का, और तब आपने जब रेशियो निकाला साइड्स का, तो जो वैल्यू आया उसी को आपने ये sin 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या तो cos 0 या tan 0 जो भी आपने लिखा उसी हिसाब से लिखा गया। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं लिखो।